राम राम दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज का जो हमारा विषय रहेगा वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी वो संविधान सभा का रिलेशन क्या था, संबंध क्या था, इस पे रहेगा। और दूसरा उसी का सेकंड भाग है कि अंबेडकर जी चुनाव कैसे और क्यों हार गए। तो जो हमारा आजकल का सिनेरियो है, राजनीतिक कोई भी पार्टी है वो अंबेडकर जी के नाम पे वोट ले आती है, एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। और अंबेडकर जी का वाकई में संविधान सभा में कितना योगदान रहा है उस पर हम डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संविधान सभा की। तो संविधान सभा की प्रमुख 7 समितियां थी। उसमें संचालन समिति का अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू जी, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी प्रारंभ समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी और राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। अब ये 7 जो समितियां हैं, इन 7 समितियों के जैसे जैसे नाम आ रहा है, संचालन है तो संचालन से संबंधित काम, संघीय संविधान है तो उससे संबंधित काम, प्रांतियों से क्या क्या लोगों की रिक्वायरमेंट है उससे रिलेटेड कानून बनाना, संघ से रिलेटेड जो सबके लिए समान हो वो जवाहरलाल नेहरू जी अध्यक्ष थे, उससे रिलेटेड मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, अपना अपना जैसा नाम है उसके हिसाब से अपना अपना काम था। अब इसमें एक चौथा जो समिति है प्रारूप समिति है, उसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। तो जो हमारा केंद्र बिंदु है वो इसी पे है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान में क्या किया है, वाकई में क्या क्या है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संविधान में इतना योगदान रहा है। उदाहरण हम लेते हैं, एक गृहिणी जो होती है वो किसी दुकान से दाल लेकर आती है, दूसरी दुकान से नमक लेकर आती है, जहाँ अपना वाटर सोर्स है वहाँ से पानी लेकर आती है, फिर किसी हम जो शॉप से ख़रीद के कुकर लाते हैं, फिर कुकर में सबसे पहले हम दाल को बॉईल करते हैं, फिर किसी सब्ज़ी की दुकान से हम सब्ज़ी लेकर प्याज टमाटर लेकर आए हैं, तो वो हम ये शेड्यूल वाइज कि पहले दाल बॉईल करनी है, फिर प्याज और टमाटर का छोंका मार करके उसमें फिर मसाले फ्राई करके फिर हमने दाल डालनी है। तो ठीक इसी हिसाब का अंबेडकर जी का काम रहा कि जो अलग अलग समितियाँ थी वो कहीं से कलेक्ट करके कानून, मान लो कि संविधान जो प्रांतीय संविधान समिति से सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, तो प्रांतों के अपने अपने रिक्वायरमेंट थे। उनका ये था कि अगर हम मिलेंगे तो हमारे लिए कोई स्पेशल नियम कानून होना चाहिए जैसा हमारे प्रांतों में पहले दिया हुआ है। ऐसे ही राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति थी, उसका ये था कि राष्ट्रध्वज कैसा क्या क्या होना चाहिए, इसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, इसके रेस्पेक्ट में क्या क्या चीज़ें, वो संविधान वो समिति बनाएगी और उसको सौंपेगी डॉक्टर अंबेडकर जी की प्रारूप समिति के पास कि ये सही है। उन्होंने ये तय करना था इसमें क्या सही है क्या गलत है, हम इसमें जोड़ेंगे, कहाँ पे जोड़ेंगे। मान लो कि जैसे मूर्ति बनाते हैं कि ऊपर मुंह, फिर हाथ, कंधा, फिर नीचे चेस्ट, सबसे नीचे पैर, तो इसी हिसाब से केवल प्रांतीय प्रारूप समिति का जो काम था वो इतना था कि जो समितियां लेकर के आ रही हैं, जो भी इनपुट आ रहा है उसको एक कागज़ में संजो करके रखना और उसको एक प्रारूप देना, ये काम था अंबेडकर की प्रारूप समिति का। अब दूसरी हम जो इम्पोर्टेंट बात करने वाले हैं कि संविधान सभा का कितना रोल रहा है संविधान बनाने में। तो मुख्य जो बात है आज कई लोगों को पता नहीं होगी, जीके के तौर पे पढ़ते भी होंगे तो ध्यान नहीं देते होंगे, और मोस्टली लोगों को जितने भी राजनेता हैं या हमारी पार्टियां हैं इनको तो इनका मतलब 0.005% भी पता नहीं है कि संविधान को कैसे कैसे अंगीकृत कैसे कैसे बनाया गया है। तो मुख्य जो बिंदु है, भारतीय संविधान के अनेक देशी और विदेशी स्रोत हैं, लेकिन भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव जो पड़ा है ना वो भारत शासन अधिनियम 1935 का है। भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो 1935 ईस्वी के अधिनियम, भारत शासन अधिनियम से एज इट इज़ उतार दिए गए हैं या उनमें थोड़ा सा परिवर्तन करके लिखा हुआ है। बस संविधान में 250 अनुच्छेद, ये मान लो कि 200 जो 1935 का भारत शासन अधिनियम से उससे लिए गए हैं। बाकी जो हमारे पास बचे 145 अनुच्छेद हैं उसमें ही संविधान सभा ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है और उसी में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। उस कंट्रीब्यूशन में भी अब आपको बता दूं आज कि विदेशी स्रोतों से भी BN राव जो समिति थी, BN राव जी थे, वो विदेशों से कलेक्ट करके लाए। नहीं भाई, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ये चीज़ें हमें संविधान में जोड़नी चाहिए। विदेशी स्रोतों से क्या क्या चीज़ें लेकर आई हैं वो मैं आपको बताऊँगा।
उसमें पहला संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और भी बहुत सारे हैं। उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति पर महाभियोग, ये कहाँ से लाए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से। ऐसे ब्रिटेन से संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया। ऐसे आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति, निर्वाचक मंडल की व्यवस्था। मैं अभी इन विदेशी स्रोतों को ज़्यादा ना बताते हुए कि आप लोग जो सुनेंगे उसमें यह है कि बस इतने देशों से ये BN राव जी की जो अपना काम था विदेशों से कलेक्ट करना। ऐसे ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की परिभाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध, जर्मनी से आपातकाल का प्रवर्तन, राष्ट्रपति के मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ, कनाडा से संघात्मक राज्यपाल की नियुक्तियाँ, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया, रूस से मौलिक कर्तव्य, जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ये विदेशी स्रोतों से लाए हुए हमारे स्रोत हैं जो संविधान में जोड़े गए हैं। और ये लगभग अगर आप गिनती करोगे तो 100 के करीब ये भी संख्या मारे हैं। अब बचे 45 हमारे पास अनुच्छेद जिन पे संविधान सभा ने काम किया। उसमें भी मुख्य जैसे इसमें जैसे हमारे देश में जातिवाद है तो जातिवाद को प्रिवेंशन देने के लिए 3-4 तो अनुच्छेद वही डाले हैं। फिर हमारे देश में धार्मिक इतने अलग अलग धर्म हैं तो उन धर्मों के लिए जातिवाद के लिए जो हमारा जातिवाद को हमको कानूनन करना, मतलब संविधान में जो आरक्षण दिया गया है ना, वो आरक्षण दूसरा है। पहले जातिगत को आपने क्या कर दिया है? संवैधानिक कर दिया कि हाँ 4 जातियाँ होंगी। भाई ये 4 जातियाँ होंगी, SC होगी, ST होगी, OBC होगी और UR होगा, अनरिजर्व्ड होगा। और बांट दिया ना, चारों में ही तो बांट दिया है। वही तो बात है कि SC वालों को ये रिजर्वेशन, ST वालों को ये रिजर्वेशन, उसको संवैधानिक कर दिया है। तो जब तक संविधान रहेगा जाति हट नहीं सकती है क्योंकि उसको संवैधानिक कर दिया गया है। दूसरी चीज़, हमारे देश में जो कम संख्या में हैं, अल्पसंख्यक हैं और अलग अलग धर्म हैं, जैसे बौद्धिस्ट हैं, क्रिश्चियन हैं, मुस्लिम हैं और अदर भी बहुत सारे धर्म हैं, पारसी हैं, जिनको अल्पसंख्यक में रखा गया है। इनके लिए 10-12 अनुच्छेद इनके लिए लाया गया है। तो संविधान सभा का जो ये है, इन लोगों ने बहुत काम किया। 1935 में जो कलेक्ट किए होंगे वो बढ़िया ही रहे होंगे, विदेशों से लेके भाई संविधान सभा कर रहा है। लेकिन जितना बड़ा चढ़ा करके बताया जाता है कि इतना किया हुआ है, संविधान सभा में ये कर दिया है, प्रारूप समिति ने ये कर दिया है, तो सिंपल सा लॉजिक है कि संविधान सभा में जो हमारे 300 तक के अनुच्छेद हैं, 350 या 320 तक लगा लो, वो एज इट इज़ दूसरे देशों से या 1935 के भारत शासन अधिनियम जो अंग्रेज़ों की अधीनता के अनुरूप लाया गया था, उसको एज इट इज़ संविधान सभा में लाया गया है। इसमें कोई नया परिवर्तन नहीं किया गया है। और जो चीज़ें इनपुट हैं इसमें कि हाँ, महिलाओं के लिए कुछ बीच में अंबेडकर जी की दलील पे ये डाले गए थे कि भाई महिलाओं का जो है वो यह है। इसमें ज़रूर बोलना चाहूँगा कि महिलाओं की जो स्थिति थी वो संविधान, और उसमें मेन एक बात है ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो था वो फिर भी संविधान सभा नहीं ला पाई। तो ये था हमारा संविधान सभा में कि इतना जितना बढ़ा चढ़ा करके बोला जाता है कि संविधान में अंबेडकर जी ने ये कर दिया था, अंबेडकर जी ही संविधान के निर्माता हैं और संविधान सभा ने हमारे लिए इतना किया है। सच्चाई ये है कि 250 अनुच्छेद वैसे एज इट इज़ उतारे गए हैं, उसमें से बाह्य स्रोतों से लिए गए हैं, उसको अंगीकृत किया गया। उसको पहले क्या लिखा जाएगा? प्रस्तावना पैसे पहले लिखी जाएगी। फिर हो गया हमारा जो 22 भाग होते हैं ना, हम पढ़ते हैं कि संविधान में उसका राज्य क्षेत्र, नागरिकता, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, संघ, राज्य, नगर पालिकाएँ, सहकारी समितियाँ, अनुसूचित जाति जनजातीय क्षेत्र, है ना, संघ एवं राज्यों के बीच संबंध, वित्त संबंध, आपात उपबंध, प्रकीर्ण, ये क्या किया गया? शेड्यूल वाइज किया गया। मतलब चैप्टर की पहले क्या होगा संविधान में, उसके बाद क्या होगा, ये अंबेडकर जी ने डिसाइड किया। और उनकी समिति, अकेले अंबेडकर जी नहीं है, वो उसके अध्यक्ष थे, उनके साथ जो थे उनका तो नाम ही नहीं लिया जाता है। संविधान केवल इन्हीं 7 लोगों की जागीर नहीं थी जो इन 7 लोगों ने बनाई है। इनके साथ साथ हज़ारों वो लोग थे, हज़ारों स्कॉलर थे, हज़ारों वो क्लर्क थे जिन्होंने रात दिन इस बात पर काम किया। और उनका तो हम नाम नहीं ले पा रहे हैं, ना ही हमें कहीं किताबों में बताया जाता है। लेकिन हम लोग जिस चीज़ पे आज के डेट में जो राजनीतिक पार्टियां हैं ये बरगला रही हैं कि ये होगा, वो कर दिया था, ये हो गया था, तो सत्यता इसमें इतनी थी दोस्तों। और उसके बाद मेरा जो फर्स्ट में मैंने बताया था कि दूसरा टॉपिक रहेगा अंबेडकर जी का जो इलेक्शन है, उनका जो रिज़ल्ट रहा है वो बहुत ही पुअर रहा है रिज़ल्ट इलेक्शन में है। और ख़ास करके उन्हीं क्षेत्रों से जहाँ से वो लड़े थे, उन्हीं सीटों से उनके ही जो समकक्ष थे वो भी दलित थे।
अब सबसे पहले बात करते हैं कि लोगों का बोलना होता है कि भाई जो पहले था, जब देश स्वतंत्र नहीं हुआ था, अंग्रेज़ थे यहाँ और पहले थे, तो बोला दलितों को पढ़ने का अधिकार नहीं था और निचली कास्टों को ये बैठने का अधिकार नहीं था और पता नहीं क्या क्या चीज़ें बोली जाती हैं। तो सत्यता ये है कि ये चीज़ आज भी प्रेजेंट है, आज भी उपस्थित है, लेकिन वो जातिवाद नहीं है। मान लो कि एक बहुत अमीर व्यक्ति है और बहुत गरीब व्यक्ति रोड पे जा रहा है, पसीने से लथपथ है, तो क्या वो अमीर व्यक्ति उस लथपथ व्यक्ति से हाथ मिलाना चाहेगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं मिलाना चाहेगा। जो दिन भर अगर रोड पे काम करता है, तो क्या एक अमीर व्यक्ति चाहेगा कि उसके बच्चे को वो गरीब व्यक्ति रोड पे काम करने वाला मज़दूर उसको गोदी में उठाए? बिल्कुल नहीं चाहता था, बिल्कुल नहीं चाहता है। अगर बात करें हम छुआछूत की, तो ये भी तो छुआछूत आया कि छुआछूत ज़रूरी थोड़ी नहीं जातिवाद हो। ये भी तो हो सकता है भाई कि इकोनॉमिक आधार पे भी जो आज की डेट में छुआछूत हो रहा है कि कोई बहुत बड़ा अधिकारी हो तो वो जवान से के साथ बैठना नहीं चाहता है, या कोई बहुत बड़ा डीएम हो तो अपने ब्यूरोक्रेट्स के बगल में चेयर नहीं लगाना चाहते हैं। कोई बहुत बड़ा राजनेता हो तो पब्लिक के बीच में दिखावे के लिए तो रहता है, लेकिन रियलिटी ये है कि वो भी 10 कदम दूर रहना चाहता है। खुशबू तक, यानी इंसान को बदबू लगने लगती है। तो ये चीज़ें पहले भी उपस्थित थी और उस टाइम पे अगर ऐसा था, अगर मान लो कि अगर ऐसा नहीं था, अगर जातिवाद आधार पे था, तो अंबेडकर जी इतना पढ़े हैं। आप मान लो कि अंबेडकर जी नहीं हैं, अपितु ऐसे हज़ारों उदाहरण हैं जिन लोगों ने इतनी पढ़ाइयाँ की है। और अकेले में अगर अंबेडकर की बात करूं, तो अंबेडकर जी ने अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से तथा इंग्लैंड के लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से इकोनॉमिक्स में पीएचडी की हुई है, स्कॉलर हैं इस चीज़ के। और साथ में इनकी जो प्रारंभिक एजुकेशन है ना, प्राइमरी एजुकेशन, वो कोई ऐसे स्ट्रगलिंग नहीं है। इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे स्कूलों में, एमपी के जहाँ से थे ये, बहुत अच्छी अच्छी स्कूल के पढ़ करके ये आगे गए हैं। तो शिक्षा तब भी प्रोहिबिटेड नहीं थी, उसमें बस एक चीज़ पहले भी था कि जो लोग अमीर हैं वो लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं, जिन लोगों के पास पैसा है उन लोगों के साथ कोई छुआछूत नहीं है। आज भी अगर सरकारी दफ्तरों में हम जाते हैं तो वहाँ पर अगर 2 चेयरें हैं, चाहे अधिकारी बड़ा है और सब ऑर्डिनेट उसका छोटा है, तो अनादर आदर उसी हिसाब से होता है। लेकिन सत्यता ये है कि बस राजनीति के लिए ये चीज़ें बताई जा रही हैं। सत्यता ये नहीं है। जिसके पास जितना पैसा है, जितना अमीर है, जितना पावर है, वो अपने आप ही हाई कास्ट का हो गया है, और जितना निचले, जिसके पास पैसा नहीं है, वो निचली कास्ट का अपना आप होता जा रहा है। ये है। अब चुनाव की बात करते हैं, तो अंबेडकर जी उस टाइम पे जब फर्स्ट आज़ाद नहीं हुआ था, उससे पहले जो बांग्लादेश था वहाँ से संविधान सभा के सदस्य थे। जैसे ही भारत आज़ाद हुआ तो बांग्लादेश पाकिस्तान में चला गया। फिर इनको बॉम्बे से इलेक्ट करके जो संविधान सभा ने बोला कि ये बहुत ही प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, और वाकई में अंबेडकर जी उस टाइम के सबसे विद्वान व्यक्ति थे, जिनका इकोनॉमिक्स में इतनी ज़्यादा और ज़्यादा मतलब उनको संविधान के बारे में जानकारी थी, भारत विदेशों से जानकारी थी। तो उनको बाई ऑर्डर संविधान सभा में जो हमारे मुखिया लोग थे, BN राव जी था, उनका बड़ा सहयोग रहा इनको लाने में, वो लेकर के आए। लेकिन उसके बाद जब संविधान तैयार हो गया, फिर उसके बाद जब इलेक्शन हुई, 1952 में इलेक्शन हुई, तो बॉम्बे नॉर्थ से ये लड़े हुए थे। बॉम्बे सेंट्रल नॉर्थ सेंट्रल से शेड्यूल कास्ट फेडरेशन पार्टी से अंबेडकर जी लड़े थे और चुनाव लड़े थे। उनके सामने उन्हीं के जो दलित समाज थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस से चुनाव लड़े थे, और अंबेडकर जी काफ़ी वोटों से, लगभग 15-20 हज़ार था, ऐसा कुछ था उस टाइम पे। 15-20 हज़ार बहुत मायने रखता है। तो चुनाव हार गए थे, और उनके जो कक्ष थे वो काजरोलकर, वो जीत गए थे। फिर इसके बाद 1954 में फिर चुनाव हार गए थे भंडारा से, उपचुनाव हार गए थे उस टाइम पे। तो चुनाव हारना जीतना ये तो खैर राजनीति स्टंट है। उस टाइम पे क्यों हारे, किस लिए हारे, ये तो उस टाइम के लोग जानते होंगे कि क्यों वोट नहीं दिया। लेकिन संविधान अगर बनाया गया तो संविधान सभा का उसमें भरपूर सहयोग रहा है, और 1935 का रहा है, और साथ में विदेशी स्रोतों का रहा है। नई चीज़ें बस इसमें जोड़ी गई, तो कुछ एक चीज़ें महिलाओं के हित में, कोई अच्छी चीज़ें दलितों के हित में, और मेनली इसमें चीज़ जो कि धार्मिक उन्माद को बढ़ाने के लिए, कि बोलने की स्वतंत्रता होगी, धार्मिक स्वतंत्रता होगी, ये होगी। और आज के डेट में आपको दिख रहा है कि धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पे क्या क्या हो रहा है देश में। आरक्षण में सरकार तो केवल 1 करोड़ लोगों को रोज़गार देगी, उसमें आरक्षण आप कितना भी बढ़ाओगे तो समाधान वहाँ नहीं है। समाधान है आपके रोज़गार के साधन बाहर। राम राम दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आज का जो हमारा विषय रहेगा वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, वो संविधान